हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम कृषि की लास्ट पार्ट में बात कर रहे हैं। उसमें है कि भाई कृषि में जो प्रौद्योगिकी और संस्था का सुधार है वो कैसे किए गए, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म है वो कैसे किए गए। जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के समय भारत पाक का विभाजन हुआ और विभाजन के साथ हमारा बहुत बड़ा भूभाग है, जो हमारा उपजाऊ भूभाग कृषि क्षेत्र है वो इधर पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी आपका पंजाब के रूप में। इधर हमारा पूर्व वाले भाग में है हमारा पूर्वी बांग्ला अर्थात बंगाल, बांग्लादेश के रूप में चला गया। तो यहाँ पर खाद्यान्नों की समस्या उत्पन्न हुई। साथ ही साथ जो देश जहाँ पर कृषि है हजारों वर्षों से की जाती रही, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं वो आपकी उत्पन्न हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में है कृषि के विकास पर है जोर दिया गया और साथ ही साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 कार्य शुरू किए गए। पहला था जो हम व्यापारिक और व्यावसायिक फसल उत्पादन करते थे उसके स्थान पर है खाद्यान्न फसल उत्पादन की जाने लगी। दूसरा था कृषि में गहनता कि हम जैसे वर्ष में कहीं पर एक फसल उत्पादित करते थे, वहां पर 2 या 3 फसल हैं वो आपकी उत्पादित की। जो बंजर और व्यर्थ भूमि थी जहां कृषि नहीं की जा सकती थी, उस भूभाग को भी हमने कृषि के अंतर्गत है वो शामिल किया। फिर हमने कुछ संस्थागत सुधार किए। संस्थागत सुधारों में हम बात करते हैं तो चकबंदी आपकी जो भूमि एक किसान के यहाँ भी आपका यहाँ भी अर्थात जगह जगह भूभाग है वो आपके बिखरे हुए होते थे, उन भूभागों को है वो आपका जोड़ने का काम किया गया। दूसरा है सहकारिता। सहकारिता को है वो आपका कलेक्टिवनेस को है वो आपका बढ़ावा दिया गया। भूमि की सीलिंग है वो निर्धारित की गई और जो लैंडलॉर्ड थे उनके लिए अध्यादेश लाया गया, संविधान में संशोधन किया गया और उसके माध्यम से है भूमि है उस भूमि पर कार्य आपका किया गया। लेकिन इतना अधिक सुधार नहीं हो पाया। उसके लिए हमने 1960 के दशक में अर्थात 1960-61 में 2 कार्यक्रम शुरू किए। वो थे आपके IADP और IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अर्थात गहन कृषि जिला कार्यक्रम। दूसरा था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम अर्थात गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो शुरू किए गए, जिससे उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन इतना अधिक ही नहीं बढ़ पाया। उसके बाद हमने 1966-67 में है हरित क्रांति अर्थात मैक्सिको से हमने गेहूं के बीज मंगाए। साथ ही साथ है आपके चावल के हैं मनीला से मंगाए और आपके उन्नत खाद्य बीजों से। हरित क्रांति क्या है कि आपका कि कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि से है जो तकनीक और अधिक उपज देने वाली फसलों के प्रयोग से हुई, जिसमें उन्नत खाद्य बीजों का प्रयोग किया गया। अब उन्नत खाद्य बीजों का प्रयोग किया गया तो उनके लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक थी, तो वो आपके कहाँ अधिक विकसित हो पाए कि जहाँ पर जो सिंचाई संपन्नता अधिक थी, अर्थात उसमें आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है सफल हो पाए और साथ ही साथ तमिलनाडु राज्य, जहां पर इसके विकास को है वो बढ़ावा मिला। अब ये हुआ, अब कौन कौन सी फसलों पर आपका जोर दिया गया, जिसमें गेहूं है, चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। गेहूं और चावल के उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, मक्का के भी पड़ा, लेकिन और फसलों के उत्पादन में इतना प्रभाव नहीं पड़ा। इससे देश में है जो असमानता है उस असमानता में वृद्धि हुई। बाद में आपका 1988 में है 1988 में है योजना आयोग ने है भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, जिससे देश में है इसका विकास किया जा सके।
लेकिन फिर भी असमानता रही। हम आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन देश में है हमारी जो असमानता है, असमानता में वृद्धि है, वो आपकी बनी रही। दूसरा, उसके बाद 1990 के दशक में है एलपीजी घरों का सिलेंडर नहीं आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाए गए। और जब वैश्वीकरण और ये अपनाए गए तो वैश्विक मानकों के अनुरूप हमें कृषि पर सब्सिडी है वो आपकी छोड़नी पड़ी, जिससे लागत बढ़ी और हमारी वस्तुएं हैं वो महंगी हुई तथा विदेशों में हम प्रतिस्पर्धा में है वो टिक नहीं पाए। ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की गई। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि सरकार ने है 1998 में है, 1998 में है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, अर्थात कि जो किसान हैं साहूकारों से जो आपके उधार लेते, साहूकार है उसके लिए बड़ी सूद लेते थे, ब्याज लेते, उस ब्याज से बचने के लिए सरकार ने है बैंकों के द्वारा ही उनको ऋण दिया गया, जो कि बहुत सस्ती दर पर 6% पर, और जो भी समय पर चुकाते थे। अभी भी चल रही है आपकी इसकी जो आपकी 2% की छूट है उसमें दी जाती है, अर्थात 4% पर ही, जबकि साहूकारों द्वारा 24% पर आपको ब्याज पर ऋण है वो दिया जाता। उसके साथ साथ है सरकार ने है फसल बीमा योजना है वो शुरू की। फसल बीमा योजना पहले कुछ गिनी चुनी फसलों का ही बीमा किया जाता था, लेकिन इस सरकार ने है सभी फसलों का, रबी खरीफ की फसलों का है बीमा है, और उसकी आधा प्रीमियम है गवर्नमेंट के द्वारा है वो भरी जाता है, तो उससे भी आपका सुधार हुआ। साथ ही साथ है किसानों का भी बीमा है वो आपका शुरू किया गया, किसान मानधन योजना, जिसमें है सभी किसानों को है वर्ष में 3 किस्तों में है 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी की जाती है, अर्थात वर्ष में एक किसान को 6,000 रुपये किसान मानधन योजना। उससे पहले सरकार ने है 2015 में है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसमें भूमि का टेस्ट है वो निःशुल्क है आपका कराया जा सके, जिससे इनकी जो सुधार है इनमें अधिक हो। एक और है भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। इसके प्रणेता थे विनोबा भावे, जिन्हें प्रथम सत्याग्रही माना जाता है तथा महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अब ये उत्तराधिकारी थे, ये आपके तमिलनाडु में गए थे और वहां पर ये भाषण दे रहे थे, और वहां पर बहुत सारे किसानों ने है इनसे मांग की कि हमें भूमि है वो दी जाए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो भूमि दीजिए। तो उन्होंने तत्काल तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन यह कहा कि यदि आप सहकारिता कोऑपरेटिव के आधार पर यदि कृषि कार्य करते हैं तो मैं सरकार से बात करूंगा। ये घटना है पोचमपल्ली में, पोचमपल्ली। तभी एक किसान उठते हैं और उठने के बाद में है 80 एकड़ भूमि है वो भूदान अर्थात दान देने की है पेशकश करते हैं। उसी को ही भूदान कहा गया। इसे ही रक्त क्रांति कहते हैं, रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने है भूमि को दान में किया,
जो कि भूमिहीन लोग थे उनके लिए भूमि है वो आपको उपलब्ध कराई जा सके। इसे ही रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और है इसमें कि अर्थव्यवस्था, रोजगार में कृषि का योगदान। अर्थव्यवस्था व रोजगार में कंट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर हम इस पर बात करते हैं तो भारत में इसका जो जीडीपी में योगदान है वो कम हुआ है। जैसे 1950-51 की बात करते हैं तो उस समय कृषि का जीडीपी में योगदान है 53.1% था, और आपका 2014-15 में बात करते हैं तो 17.5%। अर्थात जीडीपी में है कृषि का योगदान है और धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी तरफ है लोगों का। पहले भारत की कुल जनसंख्या का 1951 में भारत की जनसंख्या थी 36 करोड़। इसका 80% लोग हैं वो किस में लगे हुए थे? कृषि में लगे हुए थे। अर्थात 80% आपका लगभग 29 करोड़ लोग हैं कृषि में लगे हुए थे। और वर्तमान में अब की बात करते हैं तो 48% कृषि में है वो रोजगार में लगे हुए हैं। 130 करोड़ का 48%, हम लगभग 50% ही माने तो आपका 64 करोड़ लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं। एक और आंकड़ा देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों। अभी हम बात करते हैं नगरीकरण कितना है? 31.16%। शहरी का आपका तो आपका शहरीकरण कितना है? 31.16%। अभी भी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है वो 68.84%। अर्थात भारत की अब भी जनसंख्या का 83.3 करोड़ लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। चाहे रोजगार में लगे हुए लोग हमारे 64 करोड़ हैं, लेकिन जनसंख्या का इतना लोग हैं वो किसी न किसी तरह से कृषि से है वो प्रभावित हैं। अर्थात हमारा जनसंख्या का अनुपात कम जरूर हुआ है, लेकिन आज भी है संख्या के रूप में कृषि से लोगों को रोजगार है वो आपका बहुत अधिक है। दूसरी तरफ है एक डेटा के रूप में देखते हैं कि वृद्धि दर है वो किस तरह की है। जैसे हम इधर ले लेते हैं सेक्टर क्षेत्र। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। दूसरा है उद्योग क्षेत्र। तीसरा है सेवा क्षेत्र। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है आपका इंडस्ट्री या आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इधर को 2013-14 के डेटा हैं, उसके बाद में 2014-15 के हैं, और उसके बाद है 2015-16 के डेटा हैं। कृषि में अगर हम बात करते हैं 2013-14 में जो वृद्धि दर है वो 4.7% रही, 4.2% रही। 2014-15 में है -0.2% रही। 15-16 में है 1.1% रही। उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो 2013-14 में है वो हमारी 5 रही। 14-15 में है वो हमारी 5.9 रही, और आपका 15-16 में है वो 7.3 रही। सेवा सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की, तो 13-14 में है वो आपकी 7.8% रही।
14-15 में है 10.3% रही, और आपका 15-16 में इतनी रही। तो 13-14 में कुल वृद्धि दर है वो 6.6%, 14-15 में है 7.2%, और आपका 9.3। इस तरह का आपका डेटा है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था जीडीपी का जो वृद्धि दर किस तरह से रही। पहला है कृषि एग्रीकल्चर में है 13-14 में 4.2%, 14-5 में है आप 15 में है -0.2%, और 15-16 में 1.1%। अर्थात कृषि में है वृद्धि दर है कम हो रही है। उद्योग में देखते हैं, उद्योग में 13-14 में है 5% की थी, 14-15 में 5.9% की थी, और 15-16 में है 7.3%। सर्विस सेक्टर का देखते हैं तो 13-14 में है 7.8%, 14-15 में है 10.3%, 15-16 में है 9.3%। कुल का देखते हैं 13-14 में 6.6%, 14-15 में है 7.2%, 15-16 में है 7.6%। अर्थात कृषि में वृद्धि दर है वो कम हो रही है। कारण क्या है कि सरकार के द्वारा है कृषि क्षेत्र, कृषि है, विद्युत है, ग्रामीण अवसंरचना है, उसके खर्च में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। साथ ही साथ है कृषि में सब्सिडी है वो भी क्या होती जा रही है, कम करती जा रहे हैं। जब इस समय आप कम करते जाएंगे, कृषि की लागत आपकी बढ़ती जा रही है, किसान भी है कृषि छोड़ करके है अन्य व्यवसाय है वो आपका अपना रहा है, क्योंकि कृषि है वो एक हानिकारक कारक के रूप में है वो दृष्टिगत हो रहा है। इससे हमारा कृषि जिसमें हम पहले वर्चस्व हुआ करता था, आज वो बहुत कम, अर्थात जीडीपी में कृषि का योगदान वर्तमान में आपका 12.5 अर्थात 12.5% है वो आपका रह गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे और ये वृद्धि भी आपकी असमान है। जैसे हम बात करते हैं कृषि में सर्वाधिक जो वृद्धि है पंजाब और हरियाणा राज्यों में, तमिलनाडु राज्यों में, बाकी राज्यों में है वृद्धि दर है वो आपकी कम है। जैसे कि हम आंध्रा की बात करें, इन स्टेटों में है ग्रोथ रेट क्या है आपकी, कम है। कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब दूसरी चीजें हैं कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पहली चीज आती है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है कि एक देश को है अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, अर्थात पूरे विश्व को है एक ग्लोबल गांव के रूप में मानना, वही क्या है हमारा वैश्वीकरण है। अब वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा उस पर बात करते हैं। वैश्वीकरण भारत के लिए कोई नई परिघटना नहीं है, कोई न्यू फेनोमेना नहीं है। आपने देखा होगा जब यहाँ पर यूरोपियन लोग आए, सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए, व्यापारी के रूप में आए। जब पुर्तगाली यहाँ पर आया तो पुर्तगाली यहाँ से काली मिर्च लेके गए और वहाँ से उसका जब प्रॉफिट है 60 गुना अधिक हुआ, तब वो लोग हैं लालायित हुए कि भारत में तो बहुत बड़ा व्यापार है। तो वैश्वीकरण हमारे यहाँ शुरू से ही था, लेकिन उसका रूप है जो फॉर्म है वो आपका चेंज हुआ। दूसरी चीज़ है उस समय हुआ, उसके बाद है आपका जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आ गए आपके, अंग्रेजों ने आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे, जो हमारा ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ से कपास है कच्चे माल के रूप में कहाँ लेके गए, मैनचेस्टर, लिवरपूल अर्थात ब्रिटेन ले जाया गया। और ब्रिटेन ले जा करके है, क्योंकि वो भी क्या था, वैश्वीकरण का एक प्रभाव था कि उनकी मनमानी जो दर है वो तय की जाती, कच्चे माल को यहाँ से लेके जाते और वहाँ से निर्मित करके माल है यहाँ पर लेके आते थे। और जब इस तरह का काम करेंगे तो हमारा रोजगार भी छिनता है
और साथ ही साथ है हमें सस्ते दामों पर कच्चा माल देना पड़ता है और आपके महंगे दामों पर है आपका मैन्युफैक्चर्ड जो आपका या आपका निर्मित माल है वो आपका खरीदना पड़ता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, 1917 में बिहार के जो चंपारण में जो विद्रोह हुआ, जो आंदोलन हुआ, वो किसको लेकर था? नील की खेती। क्योंकि यूरोपीय मार्केटों में नील की मांग थी, लेकिन वो नील की दाम है बहुत कम हुआ करते थे, जिससे किसानों ने है उसके खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन हुआ। 3 कठिया पद्धति है वो आपका लागू कर दी गई कि 20 बीघे खेत में से है आपका 3 बीघा है आपको नील की खेती करना कंपलसरी होगा। तो ये चुनौती हमारे पास अभी से नहीं, बहुत पहले से थी। लेकिन जैसे ही 1990 के दशक में है वैश्वीकरण आया, उससे बहुत सारी समस्याएं और बढ़ी। क्योंकि जब हम WTO के नियमों में बंध गए, WTO के नियमों में बंध गए, हम कृषि में सब्सिडी है वो नहीं दे सकते। साथ ही साथ है हमारे यहाँ पर खुली प्रतियोगिता रखी गई, जो वस्तु सस्ती होती विदेशों से है उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, अपनी वस्तु पे कोई छूट नहीं दे सकते हैं। तो शुरुआत में कृषि हमारा है वो कैसा हुआ? नीचे की तरफ, अर्थात उसमें आपकी ऋणात्मक वृद्धि हुई। लेकिन हमें एक फायदा हुआ कि उसके कारण है हमारा जो कृषि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है पहुंच उसकी बढ़ी। लेकिन उसमें किसकी होती है? जिसमें हमारी जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी श्रेणी की होती है, उसी की आपकी हो पाती है। आप देखते होंगे कई बार है श्रम मानकों का है दुरुपयोग का आरोप लगाकर है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे आपकी अमेरिका हो, हमारे निर्यात तक वस्तुओं पर है कृषि उत्पादों पर ही क्या लगा देते हैं? प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये सब किसका प्रभाव है? आपका प्रभाव है, ये सब वैश्वीकरण का प्रभाव है। अब यदि कृषि के लोगों का, यदि हम, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं कृषि कोई करना नहीं चाहता, खाना सब चाहते हैं लेकिन कृषि कोई नहीं करना चाहता, पानी पीना सब चाहते हैं लेकिन पानी बचाना कोई नहीं चाहता। ठीक है, ये सबकी है विडंबना है। अब उसको कैसे सुधारा जाए? उसको तभी सुधारा जाए जब हम छोटे भूभाग सीमांत किसानों पर भी आपका जोर देते हैं। जैसे आपका किसान मानधन योजना शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 6,000 रुपये हैं प्रति वर्ष है ये किसान को दिए जाते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए शुरू की जाएं। उनके लिए जो आपका फसलों का दाम है वो आपका बढ़ाया जाए, MSP है और वो आपकी उच्च की जाए, तो वो तब जाकर के हम कृषकों की कुछ दशा को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ है वहां पर कुछ निश्चितता है वो आपको प्रदान की जाए। अब उसमें एक चीज और आती है, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक कृषि आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जब हम बिना रासायनिक खाद बीजों के आपका प्राकृतिक पर्यावरण में है आपके जैविक खादों के माध्यम से है उत्पादन करते हैं, अर्थात गोबर की खाद के माध्यम से उत्पादन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपका जैविक कृषि कहते हैं। लेकिन जैविक कृषि है, उत्पादन है इसमें इतना अधिक नहीं होता है, लेकिन वातावरण अनुकूल उत्पादन होता है, पौष्टिक भी होता है, कोई प्रदूषण की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आप देखते होंगे जहाँ पर रासायनिक खाद बीज का उपयोग अधिक किया जाता है, जैसे पंजाब हरियाणा, पंजाब में आप देखते होंगे एक बठिंडा से ट्रेन चलती है गंगानगर के लिए राजस्थान में। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उस खाद्यान्न की वजह से है बहुत सारे लोगों को कैंसर हुई है, उसे कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया है। तो उसकी वजह से जैविक कृषि है बहुत सारे स्टेट अपनाते हैं, जैसे आपका सिक्किम है, उत्तराखंड भी अपनाता है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में है। दूसरी चीज है सबसे या हम कहें पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला जो एक देश है एक राज्य है वो है भारत का सिक्किम राज्य। पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य है। कौन है पूर्ण रूप से
जैविक कृषि अपनाने वाला वो है सिक्किम, पहला राज्य है। अन्य राज्यों में भी की जाती है, जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में है जो जैविक कृषि है आपकी की जाती है। दूसरी चीज़ है शुष्क कृषि पर भी जोर दिया जा रहा है, अर्थात जो सूखा सहन करने वाली फसलें हैं उनका उत्पादन किया जा रहा है। जैसे जेट्रोफा है आपका, बायोडीजल बनाने के लिए आपका उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरह का है, क्योंकि जब हम इस तरह का काम करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण है वो आपका कम होगा, हम सतत विकास के लक्ष्यों को है वो हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ है जो हमारा 2030 तक के लिए सतत विकास के लक्ष्य की अवधारणा वो जो रखी गई है, उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करना आसान होगा। ये था हमारा पूरा कृषि का टॉपिक। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।